नमस्कार फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान हमने टेक्सस में उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को स्टडी किया था। वहाँ पर हमने क्या देखा था, एक तो टेक्सस की जो बाह्य संरचना थी या उसकी जो प्लांट बॉडी थी वह किस प्रकार की थी, इसको हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। और साथ ही टेक्सस में तने की आंतरिक संरचना और उसमें द्वितीयक वृद्धि और पर्ण की आंतरिक संरचना को डिस्कस कर लिया था। जबकि जो जड़ थी वह पाइनस या जो एफ्रिडा प्लांट था उसकी जड़ों के समान ही होती है, तो इसको हमने वहाँ पर डिस्कस नहीं किया था। तो अगर रूट्स के बारे में पूछा जाए तो हम वहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो आंतरिक संरचना होती है लगभग उन्हीं के समान ही होती है। अन्य जो प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म के, जैसे साइकस है, एफ्रिडा है, उन प्लांट्स के समान ही होती हैं। अब आज हम स्टडी करने वाले हैं टेक्सस में रिप्रोडक्शन या टेक्सस में जनन। तो जो टेक्सस में जो जनन होता है, यहाँ पर केवल लैंगिक जनन ही हमें देखने को मिलेगा। कौन सा जनन पाया जाता है टेक्सस में? केवल लैंगिक जनन। कायिक जनन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। केवल टेक्सस में जो जनन पाया जाएगा वह कौन सा पाया जाएगा? लैंगिक जनन ही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हम सबको पता है कि जो टेक्सस का जो प्लांट्स है उसकी नेचर कैसी है, तो उसकी नेचर डायोसियस है या डायोसियस प्रकृति का प्लांट होता है। और डायोसियस का मतलब मैंने आपको बता रखा है, जो टेक्सस का जो मेल प्लांट्स होता है वह अलग होगा और जो फीमेल प्लांट्स होगा वह कैसा होगा? वह अलग होगा। मेल प्लांट्स होगा उस पर क्या बनेंगे जनन के दौरान? नर शंकु या मेल कोन का निर्माण होगा। उसी प्रकार जो फीमेल प्लांट होगा उस पर क्या बनेंगे? फीमेल कोन का या स्त्री पुष्प भी बोल सकते हैं हम उसे, क्योंकि जो फीमेल कोन होता है उसमें केवल एक ही बीजांड उपस्थित होता है, इसी कारण इसको स्त्री पुष्प बोलना उचित समझेंगे हम। अब जो ये टेक्सस का जो मेल और जो ये फीमेल प्लांट्स है वह देखने में या बाहर से हम इन्हें देखें तो ये एक समान ही दिखाई देते हैं, हम इनको पहचान नहीं सकते। तो पहचानेंगे कब कि मेल प्लांट का कैसा, मेल प्लांट कौन सा है, फीमेल प्लांट कौन सा है? तो इन्हें पहचाना जाता है रिप्रोडक्शन के दौरान या जनन के दौरान इन्हें पहचाना जाता है, क्योंकि जनन के दौरान मेल प्लांट पर मेल कोन का निर्माण होता है और फीमेल प्लांट पर फीमेल कोन या स्त्री पुष्प का निर्माण होता है। तो इन कोन्स को या इन जनन संरचनाओं को देखकर हम मेल व फीमेल प्लांट्स का हम यहाँ पर पता लगा लेते हैं। अब जो ये मेल कोन होता है इसके ऊपर क्या होंगे? तो मेल कोन में क्या होंगी? लघु बीजाणुधानी होगी या लघु बीजाणुधानियाँ होगी। ऐसे ही जो स्त्री पुष्प होगा उसमें क्या होगा? बीजांड होगा। अब जो लघु बीजाणुधानियाँ होगी इसमें क्या होगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर बनाएगी। और जो बीजांड होगा उसके अंदर क्या होगा? गुरु बीजाणु होगा। और जो गुरु बीजाणु, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो आगे जाकर क्या बनाएगी? गुरु बीजाणु बनाएगी। अब जो यह माइक्रोस्पोर होगा इससे क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट। और जो गुरु बीजाणु या मेगास्पोर होगा इससे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। और उन मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बनेंगे? नर तथा मादा युग्मक बनेंगे, जो कि फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करेंगे। तो हमें ये यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है उस दौरान किसका निर्माण होता है? मेल प्लांट के ऊपर मेल कोन का और फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल कोन का निर्माण होता है। और मेल कोन के अंदर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु बनते हैं, जो कि लघु बीजाणु जो नर युग्मकोद्भिद है उसका विकास करते हैं। और नर युग्मकोद्भिद में जो नर युग्मक बनेंगे वह एक सेल के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो फीमेल कोन होगा उसके अंदर क्या बनेंगे?
गुरु बीजाणु बनेंगे और गुरु बीजाणु आगे जाकर मादा एकमकोद्भिद का विकास करेगा, जिसके अंदर स्त्रीदानी होगी और स्त्रीदानी के अंदर एक सेल उपस्थित होगी और दोनों के मिलने से यहाँ पर मेल गैमेट बनाया था, उधर फीमेल गैमेट या स्त्रीदानी के अंदर एक सेल बनेगी, जिनके फ्यूज होने से जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट से भ्रूण और भ्रूण बीज के अंदर होगा या बीजांड के अंदर होगा और वह जो बीज होगा वो वापस से अंकुरित होकर टेक्सस के नए प्लांट को जन्म दे देगा। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो मेल कौन होता है ये कहाँ पर बनता है और जो ये फीमेल कौन होता है ये कहाँ पर बनता है और ये संरचना में किस प्रकार के दिखाई देते हैं या कैसे दिखाई देते हैं, इनकी हमें आज स्टडी करना है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर मेल कौन की। अब जो ये मेल कौन होता है इसका निर्माण किसके ऊपर होगा, मेल प्लांट के ऊपर होगा और ये संरचना में कैसे दिखाई देते हैं तो इनकी संरचना को हम देखते हैं। तो जो ये मेल कौन होता है वह हमें संरचना में इस प्रकार का यहाँ पर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार का दिखाई देगा। और मैंने आपको जब टेक्सस प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी तो वहाँ पर बताया था कि टेक्सस में दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती है, एक तो लंबी शाखा एक बोनी शाखा। लंबी शाखा पर प्रकाश संश्लेषी फंड बनेगी, जबकि जो बोनी शाखा होती है वह जनन संरचनाओं के रूप में रूपांतरित हो जाती है। मतलब बोनी शाखा किसके रूप में रूपांतरित हो जाएगी, मेल प्लांट के अंदर जो इसका नर शंकु है उसके रूप में या नर प्रोह है उसके रूप में रूपांतरित हो जाएगी। उसी प्रकार फीमेल प्लांट के ऊपर जो बोनी शाखा होती है वह किसके रूप में रूपांतरित हो जाती है, स्त्री पुष्प या मादा शंकु के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो जो ये नर शंकु होता है ये कहाँ पर बनता है, तो जो लंबी शाखा थी और लंबी शाखा पर जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण पाई जा रही थी उन प्रकाश संश्लेषी पर्ण में भी जो आधारीय भाग की जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण होती है उनके कक्ष में से एक शाखा का निर्माण होता है जिसे बोनी शाखा कहा जाता है या बोना प्रोह कहा जाता है, जो कि नरशंकु के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अब उसमें भी जो आधारीय भाग होता है, नरशंकु का जो आधारीय भाग होता है उसमें यहाँ पर बहुत सारे सहपत्र हमें देखने को मिलेंगे। जैसे ये संरचनाएं आपको दिख रही होगी, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर सहपत्र है या सहपत्र शल्क है जो यहाँ पर कैसे हैं, क्रोशित क्रम में है और इन सहपत्रों के ऊपर एक वृंतनुमा संरचना निकली हुई रहती है जिसे कहा जाता है लघु बीजाणु दानी दर, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, पुंकेसर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये नर प्रवाह है इसमें ही क्या है, पुंकेसर उपस्थित है या लघु बीजाणुधानी दर उपस्थित है और इस लघु बीजाणुधानी दर का जो शीर्ष भाग होता है वह किसके रूप में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी छत्रिका के नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे ये छत्रिकाएं हैं, ये छत्रिकाएं हैं, इधर भी छत्रिकाएं हैं। तो मतलब जो लघु बीजाणुधानी दर है इसका शीर्ष भाग अनेक पालियों में या अनेक छत्रिकाओं में बढ़ जाता है और उन छत्रिकाओं की संख्या होती है लगभग 6 से 14 होती है। तो ये नरशंकु का जो केंद्रीय भाग है और इस केंद्रीय भाग अनेक भागों में विभाजित होता है, मतलब इसमें अनेक लघु बीजाणुधानी दर उपस्थित हो सकते हैं। मतलब ये पुंकेसर के समान संरचनाएं हैं और जो ये छत्रिका है इसी में ही क्या लगी हुई रहती है, लघु बीजाणुधानियां लगी हुई रहती है जिनकी संख्या भी लगभग 8 से 10 तक हो सकती है। मतलब इस छत्रिका में नीचे की ओर यहाँ पर एक लघु बीजाणुधानी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे 8 से 10 तक लघु बीजाणुधानियाँ यहाँ पर उपस्थित होती हैं और इस छत्रिका के नीचे की ओर यह लटकी हुई रहती है। यहाँ पर हमें लघु बीजाणुधानियाँ देखने को मिलेगी। तो जो ये नर प्रवाह होता है ये संरचना में किस प्रकार का दिखाई देता है, तो एक वृंतनुमा संरचना होती है जो कि कहाँ से निकलती है, यह जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण है उसके आधारीय भाग से निकलेगी और इस नरशंकु में आधारीय भाग पर क्या पाए जाते हैं, सहपत्र शल्क पाए जाते हैं और उन सहपत्र शल्क के ऊपर की ओर क्या निकला हुआ होता है,
एक वृंतनुमा संरचना निकली हुई रहती है, जो कि ऊपर की ओर जाकर अनेक छत्रिकाओं में बढ़ जाता है। और इन छत्रिकाओं में ही क्या उपस्थित होती है, 8 से 10 लघु बीजाणुधानियाँ उपस्थित होती है, और इन्हीं में ही क्या पाए जाएंगे, लघु बीजाणु पाए जाएंगे। अब ये क्या है, यहाँ पर क्या है, ओनली एक मेल कौन है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ये भी बोल सकते हैं कि जो टेक्सस प्लांट्स होता है, इसमें जो नर शंकु होते हैं वो समूह में व्यवस्थित नहीं होते, पृथक पृथक व्यवस्थित होते हैं। जैसे एक मेल कौन इस पत्ती के कक्ष में बन गया, दूसरा मेल कौन किसी दूसरी पत्ती के कक्ष में बनेगा। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो सारे ही मेल कौन है, एक मेल कौन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, ये सारे ही मेल कौन अलग अलग पत्ती के कक्ष में उत्पन्न हुए हैं। और प्रारंभिक अवस्था में तो ये हमें किस रूप में दिखाई देते हैं, एक स्ट्रेट फॉर्म में दिखाई देते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात ये नीचे की ओर ऐसे लटक जाते हैं, मतलब निलंबी अवस्था में दिखाई देते हैं। तो ये मेल कौन की बाह्य संरचना थी। अब इसमें जो यहाँ पर ये लघु बीजाणुधानियाँ पाई जा रही है, ये इस ओर नीचे की ओर लटकी हुई है, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है, इसको हम स्टडी करते हैं, या इसमें क्या क्या दिखाई देता है, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर लघु बीजाणुधानी की संरचना की बात करें, लघु बीजाणुधानी की संरचना, तो संरचना किस प्रकार की दिखाई देती है, एक अंडाकार आकृति की संरचना हमें यहाँ पर दिखाई देती है। जो हमने अभी छत्रिका के आधारीय भाग में जो लटकी हुई संरचनाएं देखी थी, वह कैसी दिखाई देती है, अंडाकार आकृति की दिखाई देती है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसकी जो सबसे बाह्यतम परत होती है उसे क्या कहा जाता है, एक्सोथीसियम कहा जाता है। और एक्सोथीसियम के बाद दो स्तरीय क्या पाई जाएगी, दो स्तरीय इसमें पाई जाएगी मिडिल लेयर। एक्सोथीसियम कितनी स्तरीय है, एक स्तरीय है, और दो स्तरीय क्या है, मिडिल लेयर है। उसके बाद जो सबसे आंतरिक परत होती है, अगर भित्ति परतों की बात करें तो जो सबसे आंतरिक परत है वह क्या है, एक स्तरीय टेपिटम है, जो कि कैसी है, बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं हैं। और टेपिटम का कार्य क्या है, लघु बीजाणुओं को या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का है। और टेपिटम के अंदर जो यहाँ पर ये बहुत सारी जो कोशिकाएं दिख रही हैं, ये कोशिकाएं किसकी है, ये कोशिकाएं हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल की, या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, जो कि पहले तो अपना आकार बड़ा करेगी क्योंकि ये टेपिटम से पोषण लेगी, जिसके कारण इनका आकार बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण इन माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु बनेंगे। तो इसकी संरचना आपके समझ में आ गई होगी। क्या कौन कौन से पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, भित्ति परतें, और अंदर की ओर माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखाई दे रही हैं। तो इसमें तीन भित्तियां पाई जाती हैं, एक तो एक्सोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। जो एक्सोथीसियम होती है वह एक स्तरीय परत होती है, और लघु जो ये एक्सोथीसियम होती है ये कैसी लेयर है, एक स्तरीय लेयर है। तथा जो बीजाणुधानी होती है इसकी आउटर मोस्ट लेयर या सबसे बाह्य परत होती है, जो कि एक स्तरीय होती है। इसके बाद मिडिल लेयर होती है जो दो स्तरीय होती है। उसके बाद टेपिटम होती है जो कि एक स्तरीय होती है। अब टेपिटम के अंदर यहाँ पर क्या भरा हुआ रहता है, या क्या कौन सी कोशिकाएं होती है, बीजाणु जन ऊतक की कोशिकाएं होती है, जो कि आगे जाकर किसका निर्माण करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। तो ये थी लघु बीजाणुधानी की आंतरिक या लघु बीजाणुधानी की संरचना। अब इस लघु बीजाणुधानी है जो इसका विकास किस प्रकार हुआ है और कहाँ पर हुआ है, इसको देखना है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वह होगा डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी का विकास। तो अगर लघु बीजाणुधानी के विकास की हम बात करें
तो जो लघु बीजाणुधानी है इसके विकास के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाओं के रूप में कार्य करेगी, और जो वह प्रारंभिक कोशिकाएं होगी वह कौन सी कोशिकाएं होगी? तो प्रारंभिक कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं होगी? यहाँ पर हम सबको पता है कि जो लघु बीजाणुधानी बनती है वो कहाँ पर बनती है? लघु बीजाणु पर्ण में बनती है। तो यहाँ पर लघु बीजाणु पर्ण की ही कोई 2 से अधिक कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य करेगी। तो इस प्रकार का जो विकास होता है इसे क्या कहा जाता है? यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट या यूस्पोरेंजिएट प्रकार का विकास कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लघु बीजाणु पर्ण की जो हाइपोडर्मिस कोशिकाएं हैं वह यहाँ पर 2 से अधिक के रूप में कार्य करती है। और लघु बीजाणु पर्ण कहाँ पर पाई जाती है? तो मेल कोन में या नर शंकु में पाई जाती है, जैसा कि हमने अभी अभी देखा। तो यहाँ पर जो ये छत्रिकाकार जो संरचनाएं थी, यहाँ पर जो ये छत्रिकाकार संरचनाएं दिखाई दे रही है, इनमें क्या है? लघु बीजाणु पर्ण उपस्थित है। एक छत्रिका में लगभग कितनी लघु बीजाणुधानियां हैं? 8 से 10, या हम बोल सकते हैं कि 6 से 8, या इतनी मात्रा में यहाँ पर लघु बीजाणुधानियां होती है। तो एक छत्रिका में इतने ही लघु बीजाणु पर्ण उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर 6 से 8 लघु बीजाणु पर्ण उपस्थित होते हैं, जिनमें क्या पाई जाती है? लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती है या लटके हुई अवस्था में रहती है। और इन लघु बीजाणुधानियों का निर्माण में कौन सी कोशिकाएं भाग लेगी? लघु बीजाणु पर्ण की हाइपोडर्मिस कोशिकाएं भाग लेगी, जिनकी संख्या 2 से अधिक होगी। तो इस प्रकार का जो विकास होगा उसे क्या कहेंगे? यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट हम यहाँ पर कहेंगे। तो यहाँ पर इनिशियल सेल्स ने यहाँ पर प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य किया, और ये हाइपोडर्मिस कोशिका है किसकी? पर्ण की। अब इन प्रारंभिक कोशिकाओं में या इनिशियल सेल्स में क्या होता है? एक परिणतिक विभाजन होता है, जिसके कारण यहाँ पर 2 परतों का निर्माण होगा। और वे दोनों ही परतें कौन कौन सी है? एक तो प्राथमिक भित्ति परत है और एक बीजाणुजन परत है। जो प्राथमिक भित्ति परत है वह बाहरी परत है, जबकि जो प्राथमिक बीजाणुजन परत है वह आंतरिक परत है। अब ये प्राथमिक भित्ति परत और प्राथमिक बीजाणुजन परत, इन दोनों ही परतों में क्या होता है? परिणतिक विभाजन भी होगा और अपनतिक विभाजन भी होगा, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारी परतों का निर्माण होगा। तो अगर हम प्राथमिक भित्ति परत में परिणतिक और अपनतिक विभाजन कराते हैं तो 3 भित्ति परतों का या 3 बीजाणुधानी भित्ति परतों का निर्माण होगा। एक तो एक्सोथीसियम, दूसरी मिडिल लेयर और तीसरी टेपिटम। और यहाँ पर जो एक्सोथीसियम होगी वह एक स्तरीय होगी, और बीजाणुधानी की सबसे आउटर मोस्ट लेयर या सबसे बाह्य परत होगी। उसके बाद जो 2 स्तरीय परत बनेगी वह होगी मिडिल लेयर की, और ये एक्सोथीसियम के अंदर की ओर होगी और 2 स्तरीय होगी। अब इस मिडिल लेयर के अंदर की ओर एक बेलनाकार कोशिकाओं से बनी हुई परत पाई जाती है, जिसे कहा जाता है टेपिटम। और ये कैसी होती है? एक स्तरीय होती है। और टेपिटम कैसी कोशिकाएं हैं? बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पर जो प्राथमिक भित्ति परत है इसमें जब परिणतिक और अपनतिक विभाजन हुआ तो यहाँ पर बीजाणुधानी की भित्तियों का निर्माण हो गया। और उन भित्तियों की संख्या कितनी है या कितने प्रकार की भित्ति है? 3 प्रकार की। एक तो एक्सोथीसियम है, एक मिडिल लेयर है और एक टेपिटम है। एक्सोथीसियम एक स्तरीय है, मिडिल लेयर 2 स्तरीय है और टेपिटम एक स्तरीय है। तो ये तो करवा लिया हमने प्राथमिक भित्ति परत में परिणतिक और अपनतिक विभाजन। अब जो यहाँ पर जो यह आंतरिक परत है या जो बीजाणुजन जो परत है या प्राथमिक बीजाणुजन परत है, इसमें भी क्या होगा? परिणतिक और अपनतिक विभाजन होगा, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारी परतों का यहाँ पर निर्माण होगा। और ये बहुत सारी जो परतें होगी वह किसकी परतें होगी? बीजाणुजन ऊतक की परतें होगी। अब जो ये बीजाणुजन ऊतक की जो परतें हैं या बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वह आगे जाकर किसका निर्माण करेगी? ये आगे जाकर माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करेगी। और जो यह माइक्रोस्पोर मदर सेल है प्रारंभिक अवस्था में तो ये काफ़ी छोटी होती है, परंतु बाद में या धीरे धीरे ये अपना आकार बड़ा करती है। और अपना आकार बड़ा कब करेगी? जो ये टेपिटम परत है, जो यहाँ की जो टेपिटम जो ये परत है,
ये धीरे धीरे इसे पोषण देना प्रारंभ कर देती है और पोषण देने के पश्चात जो ये टेपिटम है ये तो विघटित अवस्था में आ जाती है और पोषण प्राप्त करके जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इनका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और टेपिटम कैसी अवस्था में आ गई, यहाँ पर विघटित अवस्था में आ गए। अब जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है इनमें क्या होगा, आगे जाकर अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होता है या मियोसिस डिवीजन संपन्न होता है, जिसके कारण क्या बनेगा, यहाँ पर लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होगा। क्योंकि अगर एक कोशिका के केंद्रक में मियोसिस डिवीजन होता है तो उससे कितने केंद्रकों का निर्माण होता है, 4 केंद्रकों का निर्माण होता है और वो चारों ही केंद्रक अलग अलग कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4 कोशिकाओं का एक समूह बनता है जिसे कहा जाता है लघु बीजाणु चतुष्क। अब जब इस लघु बीजाणु चतुष्क की जो केलोस भित्तियाँ घुलेगी तो सारे ही लघु बीजाणु पृथक पृथक हो जाएंगे और बीजाणुधानी के फटने पर यह बाह्य एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे, जहाँ पर यह बीजांड के ऊपर जाकर स्त्रीधानी में उपस्थित एक सेल को निषेचित करने का कार्य करेंगे। तो ये था माइक्रोस्पोरेंजियम का विकास या लघु बीजाणुधानी का विकास। अब इसके बाद हम देखते हैं जो फीमेल स्ट्रोबिलस होता है या जो मादा शंकु होता है किस प्रकार की दिखाई देती है और मादा शंकु में जो भी बीजांड होगा वह या उसकी जो संरचना है या उसकी जो लंबवत काट है वह लंबवत काट में किस प्रकार का हमें दिखाई देता है, तो यह हमें स्टडी करना है। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह क्या होगा, मादा शंकु। मादा शंकु या फीमेल कौन या फीमेल स्ट्रोबिलस। अब जो ये मादा शंकु होता है इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसके निर्माण के लिए भी एक जगह फिक्स है और वो कौन सी जगह है, जो पत्तियां हैं उन पत्तियों की कक्ष में जो फीमेल प्रोह है उसमें इनका निर्माण होता है। क्योंकि बोनी शाखा का रूपांतरण अगर जनन संरचना के रूप में हो जाता है तो उससे क्या बनता है, जनन संरचनाएं मतलब जनन संरचना बनती है। मेल प्लांट पर नर जनन संरचना या मेल कोन का निर्माण होगा और फीमेल प्लांट पर फीमेल कोन का निर्माण होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर एक बोनी शाखा है। जो ये शाखा दिख रही है आपको, ये कैसी शाखा है, बोनी शाखा है। जबकि जो लंबी शाखा है कौन सी है, जिस पर पत्तियां लगी हुई है। तो बोनी शाखा का निर्माण कहाँ पर होता है, प्रकाश संश्लेषी जो पत्तियां हैं उनके कक्ष में होता है। इनके कक्ष में एक वृंतनुमा संरचना, एक प्रोह का निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है, कुछ जोड़ी सहपत्र या हम बोल सकते हैं कि 7 से 8 जोड़ी सहपत्र उपस्थित होते हैं, जो कि थोड़े बहुत मात्रा में बंधीय प्रकृति के मतलब बंधे प्रकृति के स्टेराइल नेचर के होते हैं। तो पहले तो जैसे यह प्रकाश संश्लेषी पर्ण है, इसकी कक्ष में एक प्रोह का निर्माण होगा जिसमें क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर सल्क पत्र या सहपत्र सल्क पाए जाएंगे। फिर इनकी कक्ष में ही क्या होगा, एक दूसरे प्रोह का निर्माण होगा और उस दूसरे प्रोह पर भी 2 से 4 जोड़ी सहपत्र सल्क पाए जाएंगे और इन सहपत्र सल्क के कक्ष में ही किसका निर्माण होगा, फीमेल फ्लावर्स का या फीमेल शंकु का निर्माण होगा। जो यहाँ पर जो ये फीमेल शंकु बनेगा उसमें क्या होगा, केवल एक ही बीजांड उपस्थित होगा। यहाँ पर जो बीजांड होगा उनकी संख्या कितनी होगी, केवल एक ही होगी। इसी कारण जो यहाँ पर ये फीमेल स्ट्रोबिलस या फीमेल कौन होता है, इसी को डायरेक्ट हम क्या बोल देते हैं, स्त्री पुष्प बोल देते हैं। क्योंकि एक बीजांड मतलब एक ही जनन संरचना का निर्माण हो रहा है एक कोन के अंदर, इसे स्त्री पुष्प बोलना हम अधिक उचित समझते हैं। तो एक बीजांड यहाँ पर बनता है, तो इसकी पोजीशन कहाँ पर है, जो लंबी शाखा है उसके कक्ष में एक सूट का निर्माण होगा जिसे प्राथमिक सूट कहेंगे या प्राथमिक प्रोह कहेंगे। फिर उस प्राथमिक प्रोह के ऊपर एक द्वितीयक प्रोह का निर्माण होगा और उस द्वितीयक प्रोह पर ही किसका निर्माण होगा, बीजांड का निर्माण होगा। परंतु कभी कभी टेक्सास के प्लांट में एक तृतीयक प्रोह का निर्माण भी हो सकता है। जैसे यहाँ से एक तृतीयक प्रोह निकल गया, उसके ऊपर भी बीजांड
लग सकता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर 2 से अधिक बीजांड भी हमें देखने को मिल सकते हैं, परंतु फाइनली एक ही बीजांड यहाँ पर जीवित रह पाता है, एक ही बीजांड हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, इसके बीज है, जिसमें जो ये ऊपरी रेड वाला पोर्शन है, ये है एरिल का पोर्शन या एरिल है, जो कि हम अभी बीजांड की संरचना में देखेंगे। जबकि जो यहाँ अंदर वाला जो पोर्शन है, ये इसकी अध्यावरण या बीजांड आवरण या बीजांड का जो आवरण या उसका जो अध्यावरण होता है ये है। और यहाँ पर जो इसका शीर्ष भाग होता है उस पर क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है। यहाँ पर जो ये रेड वाला जो पोर्शन है, ये रेड वाला जो पोर्शन है, ये तो किसका पोर्शन है, एरिल का पोर्शन है। जबकि इसके अंदर क्या है, बीजांड आवरण है या बीजांड का अध्यावरण है, जिसके ऊपर यहाँ पर एक माइक्रोपाइल वाला पोर्शन यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अब जो ये फीमेल कौन है या जो ये बीजांड है, ये संरचना में किस प्रकार का दिखाई देता है, तो इसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इसकी जो संरचना होती है, इसका अगर एलएस काटे तो किस प्रकार का हमें यह दिखाई देगा, तो इसकी संरचना को हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम बीजांड की संरचना की बात करें तो बीजांड की संरचना में या बाह्य रूप से तो ये कैसा दिखाई दे रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे अब हमने इसका जो कलरफुल डायग्राम था वहाँ पर देखा था। तो इसके यहाँ पर ये एरिल है और यहाँ पर ये अध्यावरण है, यहाँ पर थोड़ा बहुत ये माइक्रोपाइल वाला इसका पोर्शन है, और नीचे की ओर यहाँ पर कुछ मात्रा में स्केल्स या सहपत्र सल्क पाए जाते हैं। तो परिपक्व अवस्था का ये यहाँ पर बीजांड है, और यही आगे जाकर किसके रूप में रूपांतरित हो जाता है, बीज के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अब जो इसका जो बीजांड है वह अगर इसके एलएस देखें तो इस प्रकार का हमें दिखाई देगा। तो इसमें कौन कौन से पोर्शन दिखाई देते हैं, तो इसमें हमें एक तो अध्यावरण दिखाई देता है, और अंदर की ओर क्या दिखाई देता है, बीजांड काय दिखाई देता है, और क्या दिखाई देता है, एक एरिल हमें यहाँ पर दिखाई देगा, और कुछ मात्रा में यहाँ पर संवहन आपूर्ति हमें दिखाई देगी। तो जो पहले हम बात करेंगे इसके अध्यावरण की, तो अध्यावरण से पहले हम बात करेंगे इसके बीजांड काय की। और बीजांड काय के अंदर क्या होता है, इसका फीमेल गेमेटोफाइट होता है। तो इस बीजांड के अंदर ही हमें क्या दिखाई देगा, क्या देखने को मिलेगा, मादा एक मुखोद्भिद दिखाई देगा, जिसका निर्माण बीजांड काय की कोशिकाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं इसके अध्यावरण की या इंटेग्यूमेंट की। अब जो इस बीजांड का जो अध्यावरण है कैसा दिखाई देता है, जैसे साइकस के बीजांड का जो अध्यावरण दिखाई देता है उसी के समान यहाँ पर हमें अध्यावरण देखने को मिलेगा। इसमें अध्यावरण में भी 3 परतें होगी। अध्यावरण तो कैसा होगा, केवल एक ही होगा, परंतु इस एक अध्यावरण की भी कितनी परतें हमें देखने को मिलेगी, 3 परतें हमें देखने को मिलेगी। इस अध्यावरण की जो सबसे बाह्य परत होती है उसे क्या कहा जाता है, आउटर लेयर कहा जाता है, और ये कैसी होती है, फ्लैशी प्रकृति की, मतलब मांसल प्रकृति की होती है। तो अध्यावरण की सबसे जो बाह्य परत है वह मांसल प्रकृति की है, और इसकी जो आंतरिक जो मध्य परत होती है वह कैसी होती है, स्टोनी नेचर की, मतलब कठोर प्रकृति की होती है, और जो सबसे आंतरिक परत है वह कैसी है, फ्लैशी लेयर की, मतलब मांसल लेयर की या मांसल प्रकृति की होती है। तो अध्यावरण केवल एक ही अध्यावरण उपस्थित है यहाँ पर, और उस अध्यावरण में भी 3 परतें हैं, एक तो बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। बाह्य परत मांसल, मध्य परत कठोर और आंतरिक परत वापस से मांसल। तो अध्यावरण में हमें यहाँ पर 3 परतें देखने को मिलेगी, और इन तीनों ही परतों को क्या कहा जाता है, इंटेग्यूमेंट कहा जाता है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, बीजांड का जो बीजांड काय हैं उसके चारों ओर पाई जाती है। और जिस स्थान पर अध्यावरण नहीं पाया जाता, मतलब जो बीजांड है इसके शीर्ष भाग पर यहाँ पर क्या उपस्थित नहीं होता, अध्यावरण उपस्थित नहीं होता, तो इस भाग को कहा जाता है माइक्रोपाइल। क्या कहा जाता है,
माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, और इस बीजांड द्वार के द्वारा ही जो परागकण होते हैं वह इसमें एंटर कर पाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसके बीजांड काय की। तो जो इसका जो ये बीजांड है, इसमें जो बीजांड काय होता है वह एक पतली परत के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत मात्रा में एक पतली परत के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर किसका निर्माण हो चुका है, मादा युग्मकोद्भिद जैसी संरचना का निर्माण हो चुका है। तो यहाँ पर जो बीजांड काय होगा वह एक पतली परत के रूप में पाया जाएगा। अब बीजांड काय के अंदर मादा युग्मकोद्भिद की अगर हम बात करें तो मादा युग्मकोद्भिद में कौन कौन से पोर्शन हमें दिखाई देते हैं। तो जो मादा युग्मकोद्भिद होता है बहुत सारी पोलन ट्यूब देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये मेल गैमेट्स यहाँ पर जो ये परागकण या लघु बीजाणु आएंगे उनके द्वारा क्या बनाया जाएगा, यहाँ पर पोलन ट्यूब या पराग नलिकाओं का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि इन कोशिकाओं को भेदती हुई स्त्रीदानी तक जाती है। तो बहुत सारी हमें यहाँ पर पोलन ट्यूब्स देखने को मिलेगी जिसमें मेल गैमेट उपस्थित होंगे। उसके बाद इसके अगर आंतरिक पोर्शन की बात करें तो आंतरिक पोर्शन में हमें क्या दिखाई देगी, आर्किगोनियम या स्त्रीदानियाँ दिखाई देगी, जिनकी संख्या होती है लगभग 2 से 3 स्त्रीदानियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और स्त्रीदानियों में क्या उपस्थित होगी, यहाँ पर एक सेल उपस्थित होगी। और जो टेक्सस के बीजांड की अगर एक खास विशेषता की हम बात करें तो टेक्सस के बीजांड में हमें एक तो पोलन चेम्बर देखने को नहीं मिलेगा और एक बीजांड काय चोच, बीजांड काय चोच। तो बीजांड काय चोच एक तो यहाँ पर एब्सेंट होती है और जो पोलन चेम्बर होता है वह भी यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो टेक्सस के बीजांड में बीजांड काय चोच और पोलन चेम्बर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। बीजांड काय चोच क्या होती थी, जो इसका जो बीजांड काय होता है इसका थोड़ा सा ऊपरी उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, बीजांड काय चोच कहलाता है। यह भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा और पोलन चैम्बर भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। पोलन चैम्बर वही स्थान होता है जहाँ पर परागकण थोड़ा बहुत मात्रा में यहाँ पर रेस्ट करते हैं या ठहरते हैं, तो ये देखने को नहीं मिलेगी। परंतु एक यहाँ पर एक विशेष संरचना का निर्माण हो चुका होता है जिसे कहा जाता है टेंट पोल। तो टेंट पोल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, जो कि इसके फीमेल गैमेटोफाइट है इसके ऊपरी भाग में यहाँ पर पाई जाती है, मतलब कोशिकाओं का जो कुछ समूह उपस्थित होता है जो कि टेंट पोल का यहाँ पर निर्माण करता है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट में हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एरिल वाले पोर्शन की। अब जो इसका जो एरिल होता है, अब ये एरिल क्या होता है, तो जो ये बीजांड दिख रहा है आपको, तो बीजांड के जो आधारीय भाग होता है यहाँ पर एक लाल रंग की संरचना पाई जाती है जो कि गुदेदार प्रकृति की होती है, जिसे एरिल कहा जाता है। और ये एरिल इस बीजांड के जो आधारीय भाग होता है उस पर उसके चारों ओर उपस्थित होती है, मतलब एक रिंग के समान पाई जाती है, जो कि परागण के पश्चात पूरे ही बीजांड को चारों ओर से घेर लेती है। जैसे कि अभी अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, तो ये वाला जो पोर्शन बताया था मैंने, ये लाल रंग का, ये क्या है, इसका एरिल है। प्रारंभिक अवस्था में तो ये कहाँ पर होता है, जैसे ये इसके कितने निचले भाग पोर्शन में उपस्थित है, ये निचले, बहुत ही निचले वाले पोर्शन में, और इससे पहले बिल्कुल ये आधारीय भाग में इसे घेरे रहता है या रिंग के समान संरचना में रहता है, परंतु धीरे धीरे ये ऊपर की ओर वृद्धि करता जाता है, जिसके कारण पूरे ही बीजांड को ये घेर लेता है। और एक ऐसी संरचना है, एक तो फ्लेसी है मतलब मांसल है और रेड कलर की है, जबकि प्रारंभिक अवस्था में कैसी होती है, ये येलो कलर की या सुनहरे कलर की संरचना होती है, धीरे धीरे ये येलो में कन्वर्ट होता जाता है। तो प्लेसी कलर की मांसल संरचना होती है, जो कि परागण के पश्चात जब बीजांड में निषेचन हो चुका होता है उसके पश्चात ये पूरे बीजांड को घेर लेती है। तो मतलब ये जो लाल रंग का जो बीजांड है इसके बीजांड ना बोलकर क्या बोलेंगे, हम बीज बोलेंगे, जो किसके समान दिखाई देता है, एक फल के समान दिखाई देता है, क्योंकि इसके चारों ओर मांसल परत है और मांसल परत कौन सी है, एरिल की है। तो इन बीजों का जो खाने वाला जो भाग है वो क्या है, एरिल है। तो हम
एरिल की हमने यहाँ पर बात कर ली। अब इसके बाद बात करेंगे हम इसके संवहन आपूर्ति की या वेस्कुलर सप्लाई की। तो जो टेक्सास का जो प्लांट्स होता है इसमें जो वेस्कुलर सप्लाई या संवहन आपूर्ति है वह अल्प विकसित प्रकृति की होती है। यहाँ पर केवल 2 ही स्ट्रैंड बीजांड के जो अध्यावरण है इसमें प्रवेश करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में तो यहाँ पर एक ही होता है, जैसे ये एक है, थोड़ा बहुत मात्रा में इधर ये सल्क पत्रों में चला गया और कुछ थोड़ा बहुत मात्रा में ये कहाँ पर चला गया, इसके अध्यावरण में एंटर कर गया। तो यहाँ पर जो संवहन आपूर्ति है ये क्या है, अल्प विकसित हमें दिखाई देती है। तो ये थी बीजांड की आंतरिक संरचना या बीजांड की लंबवत काट। तो इसमें कौन कौन से पोर्शन देखे हमने, एक तो अध्यावरण देखा, एक बीजांड काय देखा और बीजांड काय के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट देखा, फिर एरिल देखा और उसके बाद संवहन आपूर्ति की हमने बात की। तो अध्यावरण है, एक ही अध्यावरण उपस्थित है यहाँ पर और वह अध्यावरण भी 3 परतों में बटा हुआ है, बाह्य परत मांसल, मध्य परत कठोर और आंतरिक परत वापस से मांसल। और तीनों ही परत कहाँ पर पाई जाती है, बीजांड काय के चारों ओर पाई जाती है, बीजांड काय को घेरे रहती है। इसके बाद बीजांड काय की हमने बात की। तो बीजांड काय की कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण हो चुका होता है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हो चुका होता है, जिसके कारण जो बीजांड काय होता है ये एक पतली परत के रूप में यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अब हम मादा युग्मकोद्भिद की बात करें तो मादा युग्मकोद्भिद में क्या क्या दिखाई देता है, बहुत सारी पोलन ट्यूब्स देखी जा सकती है जिसमें मेल गैमेट्स पाए जाते हैं और इसी में हमें 2 से 3 स्त्रीदानियां देखने को मिलेगी जिसमें एग सेल उपस्थित होंगे। इस प्रकार की यहाँ पर हमें संरचनाएं दिखाई देती हैं। और इसके जो आधारीय भाग होता है इसमें क्या दिखाई देता है, अगुणित भ्रूणपोष भी हमें दिखाई देता है जिसका निर्माण निषेचन के पहले ही हो जाता है। इसी कारण ये कैसा होता है, अगुणित प्रकृति का होता है। इसके बाद हमने इसके एरिल की बात की। तो बीजांड के आधारीय भाग में जो ये यहाँ पर ये संरचनाएं दिखाई दे रही हैं जो कि इसके आधारीय भाग के चारों ओर एक रिंग नुमा संरचना के रूप में उपस्थित है। और ये कैसी संरचना है, एक फ्लेसी येलो कलर की या लाल रंग की संरचना होती है और मांसल संरचना होती है जिसे एरिल कहा जाता है। परागण के पश्चात यह एरिल पूरे बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है और इस बीज का जो खाने वाला जो भाग है वह क्या है, एरिल ही है। तो एरिल किन में देखने को मिलेगा, हमें टेक्सास प्लांट के बीजों में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो संवहन आपूर्ति की हमने बात की, संवहन आपूर्ति कैसी है, अल्प विकसित है। केवल यहाँ पर 2 ही वेस्कुलर जो सप्लाई होती है वह अध्यावरण में प्रवेश करती है। तो वेस्कुलर सप्लाई यहाँ पर क्या होगी, अल्प विकसित होगी। तो यह थी बीजांड की संरचना। तो आज हमने रिप्रोडक्शन के अंदर या जनन के अंदर एक तो नरशंकु की बात की। नरशंकु के अंदर हमने लघु बीजाणुधानी, उसका विकास और लघु बीजाणुओं का विकास किया। और इसी प्रकार हमने मादा शंकु की बात की और मादा शंकु के अंदर हमने बीजांड की संरचना या बीजांड की जो एलएस होती है उसको डिस्कस किया। अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम गैमेटोफाइट जनरेशन को स्टडी करेंगे जहाँ पर हम माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। उसी प्रकार जो मेगा स्पोर बना था बीजांड के अंदर उससे क्या बनाएंगे हम, मादा युग्मकोद्भिद या यहाँ पर जो ये संरचना दिखाई दे रही है इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है इसको हम अगले लेक्चर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।